नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है दृष्टि क्विक बुक फैक्ट सीरीज, और इसका हम भाग 3 यहाँ पे कवर करेंगे। कल की वीडियो में हमने अरबों के सिंध विजय के बारे में देखा था, तुर्कों के आक्रमण के बारे में देखा था। आज की वीडियो में तुर्क आक्रमण से पूर्व जो यहाँ भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में हम बात करेंगे, और इसके तहत कई सारे इंपॉर्टेंट वंश हैं जिनको लेकर आपसे क्वेश्चन बनते हैं। इस सिंगल वीडियो में हम इन सभी वंश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो नए फैक्ट्स हैं, यहाँ पर कवर कर जाएंगे, जिसमें आपका हिंदू शाही राज्य होगा जो अफगानिस्तान काबुल पर शासन करता था। इसके अलावा चंदेल वंश, चालुक्य वंश होंगे, अलग अलग चालुक्य वंशों के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रकूट के बारे में, पल्लवों के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट चोल वंश और इनके स्थानीय स्वशासन के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी कवर कर जाएंगे। तो ये सभी टॉपिक्स आज के इस सिंगल वीडियो में हम कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले की 2 पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध हिंदू शाही राजा कौन था जिसे तुर्कों ने पराजित किया था? तो इसके बारे में हमने कल के वीडियो में बात करी थी। हिंदू शाही राज्य आपके काबुल अफगानिस्तान के ऊपर शासन करता था उस समय, और यहाँ का एक फेमस राजा जिसका नाम था जयपाल, और इसको पराजित किया था तुर्कों ने, जो कौन था? सुबुक्तगीन। ठीक है, बाद में गजनवी ने भी इसे पराजित किया था। तो इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ये वंश जो है हिंदू शाही वंश, इसे केवल शाही वंश के नाम से भी जाना जाता है, और ये राज्य इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था, अरब लगभग 870 ईस्वी तक सिंध पर शासन करते रहे, लेकिन अरब वाले भी इनको पराजित नहीं कर पाए थे। इनको पराजित किसने किया था? तुर्कों ने किया था। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि तुर्कों द्वारा प्रथम राजा कौन था जिसे पराजित किया गया? वो था शाही वंश का राजा जयपाल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब अगले वंश पे चलेंगे, जेजा भुक्ति के चंदेल वंश। अब इस वंश को लेकर जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सब हम यहाँ पे कवर कर जाएंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट्स नोट्स के माध्यम से। इस वंश का संस्थापक था नन्नूक। सीधा क्वेश्चन बनेगा, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नूक था। ठीक है, इसे जेजा भुक्ति क्यों कहते हैं? देखिए, इस वंश का जो उदय हुआ ये आपके बुंदेलखंड की साइड में हुआ। ठीक है, इस नन्नूक का जो पोता था उसका नाम था जेजा। ठीक है, और इसी के नाम पर इस वंश को जेजा भुक्ति भी कहा गया। और दूसरा कारण यह दिया जाता है कि जो बुंदेलखंड है उसका प्राचीन नाम क्या था? जेजा भुक्ति, और इनका उदय भी कहां हुआ? बुंदेलखंड में, इसीलिए इसका नाम जेजा भुक्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इनकी राजधानी कहां स्थित थी? इनकी राजधानी खजुराहो में स्थित थी। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, खजुराहो में भव्य मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सीधा क्वेश्चन बनेगा। तो खजुराहो में भव्य मंदिरों का निर्माण राजा धंग के द्वारा करवाया गया था, और ये राजा धंग इसी चंदेल वंश के राजा थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। इन राजा धंग का संबंध जो हमने एक ऊपर राजा पढ़े जयपाल, मैं आपको लिंक करते हुए बताते हुए चलता हूं जिससे आपको याद करने में मदद हो। तो जो ये राजा धंग हैं, इनका संबंध इस राजा जयपाल के साथ भी था। जब सुबुक्तगीन ने, तुर्कों ने जयपाल पर आक्रमण किया तो राजा धंग ने अपनी सेना जयपाल की मदद के लिए भेजी थी। तो क्वेश्चन बन सकता है, किस चंदेल राजा ने शाही वंश के राजा जयपाल की मदद के लिए सेना भेजी थी? वो थे राजा धंग। ठीक है, और इसी ने फिर अपनी राजधानी को भी चेंज किया, और इसने अपनी राजधानी कलिंजर को बनाया। पूछा जाएगा किसने बनाया? राजा धंग ने बनाया। तो इसको आपने याद करना है, किस वंश का राजा है? चंदेल वंश का राजा है। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली चंदेल शासक कौन था? तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सबसे ज्यादा शक्तिशाली चंदेल राजा ये माना जाता है विद्याधर को। ठीक है, और इसी विद्याधर को जो मुसलमान लेखक थे उस समय के, इसको कहीं पर नंद बोला गया है और कहीं पर इसे विद्या बोला गया है। इसे ही सबसे शक्तिशाली चंदेल राजा माना जाता है। ठीक है, चंदेल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चंदेल वंश का अंतिम राजा परमदिदेव, या फिर इसे कहीं कहीं पर परमल नाम भी दिया गया है। तो ये चंदेल वंश का अंतिम राजा था। पहला राजा नन्नूक था। प्रमुख राजा में हमने धंग का नाम पढ़ा, जिसके हमने देखा कि उसने खजुराहो में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। उसके बाद हमने विद्याधर के बारे में बात करी। अंतिम राजा आपका ये था परमदेव या परमदिदेव, इसको बोला जाता था। ठीक है,
इस परमदिदेव को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया और इस वंश का अंत कर दिया। तो इसको भी ध्यान करेंगे, पूछा जाएगा। ठीक है, अगले वंश पे चलते हैं। यह है आपका वातापी के चालुक्य। देखिए, चालुक्य जो शक्ति थी, ये नई शक्ति उभर कर आई और अलग अलग क्षेत्रों में चालुक्यों की अलग अलग शाखा स्थापित हुई। एक शाखा गुजरात में हुई, जिसे गुजरात का चालुक्य कहते हैं, एक आपके वातापी में हुई। तो इसको लेकर क्वेश्चन बनते हैं। वातापी आपके कर्नाटक में पड़ता है, तो वहां जो चालुक्य वंश की शाखा स्थापित हुई उसे वातापी के चालुक्य कहते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इस शाखा का जो संस्थापक था वो पुलकेशिन प्रथम था। इसे आपने याद करना है। ठीक है, ये सिर्फ संस्थापक था। क्वेश्चन बनेगा, वातापी के चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? या क्वेश्चन बनेगा, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से था? और ऑप्शन दे देगा, वातापी के चालुक्य, गुजरात के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, इस तरीके से। तो आप बताएंगे जो सबसे महान राजा था इस वंश का, पुलकेशिन द्वितीय, इसका संबंध किससे था? वातापी के चालुक्य वंश से। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को लेकर के ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, अब उनको देखेंगे। संस्थापक याद करना है पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित अभिलेख कौन सा है? तो यह है एक ऐहोल अभिलेख। देखिए, एक प्रशस्ति लेख है ऐहोल अभिलेख। इसे किसने लिखा है? इसे बनाया किसने है? रविकीर्ति ने बनाया है। ये रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। ठीक है, और इसमें हमें जानकारी किसके बारे में मिलती है? पुलकेशिन द्वितीय। दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, तो उनको ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन बनता है, ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? तब आप पुलकेशिन द्वितीय का नाम बताएंगे। ऐहोल अभिलेख किसका है? तो तब आप रविकीर्ति का नाम बताएंगे, यानी इसको बनाया किसने है? रविकीर्ति ने। ठीक है, ये अभिलेख कब का है? ये अभिलेख 634 ईस्वी का है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसकी जानकारी भी हमें इसी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय, जैसे हमने बोला, ये वातापी के चालुक्य वंश का था, यानी दक्षिण भारत का, क्योंकि वातापी आपके कर्नाटक में आता है। हर्षवर्धन उत्तर भारत का एक फेमस राजा। हर्षवर्धन ने लगभग पूरा उत्तर भारत कवर कर लिया था। अब वो दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसका युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय के साथ। ये क्वेश्चन भी बनता है, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। इन दोनों के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक लड़ाई होती है और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित कर देता है। ये जानकारी हमें इसी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, इस लड़ाई के बाद पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। यह भी आपको याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, हैदराबाद दानपत्र अभिलेख जो कि 612 ईस्वी का है, यह भी किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। क्योंकि अभी हमने ऊपर यहां पर आपने वर्ष को नोट किया होगा, पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल 609 से लेकर 642 तक था। ठीक है, तो जो हैदराबाद दानपत्र अभिलेख है, इस पर 612 ईस्वी की तिथि अंकित है और यह भी किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। तो पुलकेशिन द्वितीय को लेकर के ये दो चार क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपको याद करने हैं। वंश का नाम, मुख्य अभिलेख हो गया, ये दूसरा अभिलेख, किस नदी के तट पर इसने हर्षवर्धन को हराया और कौन सी उपाधि धारण करी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन बनता है इस वंश को लेकर के, वातापी का निर्माता किसे कहा जाता है? वातापी इनकी राजधानी थी, तो वातापी का निर्माता कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है। ठीक है, इससे पहले ये राजा बना था, पुलकेशिन द्वितीय से पहले ये राजा रहा था और इसे ही वातापी का निर्माता माना जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने याद करना है, कीर्तिवर्मन प्रथम। ठीक है, और इस वंश का अंतिम राजा कौन था? इस वंश का अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय। तो हमने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बात करी, उसके बाद हमने देखा जो इनकी राजधानी थी वातापी, इसका निर्माता किसको माना जाता है? कीर्तिवर्मन प्रथम को माना जाता है और इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसी कीर्तिवर्मन द्वितीय को एक दंती दुर्ग नामक व्यक्ति इसको पराजित कर देता है और एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है, राष्ट्रकूट वंश की। तो क्वेश्चन बनता है आपसे, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी? आप बताएंगे दंती दुर्ग ने करी। अब इस फैक्ट को भी वहीं पर लिख लीजिए कि दंती दुर्ग ने वातापी का जो चालुक्य वंश था उसके अंतिम राजा को हराकर इस वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो इसे दंती दुर्ग ने परास्त किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी।
अगला वंश है हमारा चालुक्य वंश ही, लेकिन अब गुजरात वाला जो चालुक्य वंश है, तो गुजरात का चालुक्य वंश जिसे सोलंकी वंश के नाम से भी जानते हैं। गुजरात में चालुक्य वंश को स्थापित किसने किया था? तो गुजरात में जो चालुक्य वंश स्थापित हुआ उसे मूलराज प्रथम ने किया था। वातापी में किसने किया था? पुलकेशिन प्रथम ने। ठीक है, गुजरात का काफी बड़ा क्षेत्र मूलराज प्रथम ने जीता और उसके बाद जो गुजरात में आपका अनिलवाड़ा पड़ता है इसे अपनी राजधानी बनाई। तो सीधा क्वेश्चन बनेगा गुजरात के चालुक्य वंश का या सोलंकी वंश की राजधानी कहां थी? आप बताएंगे अनिलवाड़ा। ठीक है, किसने स्थापित किया? मूलराज प्रथम। इस वंश को सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? जैसे वातापी के चालुक्य में कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। उसी प्रकार गुजरात के चालुक्य का सबसे सर्वाधिक राजा जो शक्तिशाली था वो था भीम प्रथम। 1022 से लेकर 1064 तक ये यहां पर शासन करता है भीम प्रथम, और ये सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इसी के शासन काल में महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। कल भी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जब गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। यह सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। इस हमले के बाद जो ये मंदिर था, सोमनाथ मंदिर पहले लकड़ी का बना हुआ था। इस आक्रमण के बाद जो भीम प्रथम था इस मंदिर को दोबारा से बनवाता है, अब की बार पत्थरों से बनवाता है। तो इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, इसी भीम प्रथम का एक सेनापति था जिसका नाम था विमल शाह, और ये विमल शाह माउंट आबू पर एक प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना करता है, उसका निर्माण करवाता है दिलवाड़ा मंदिर। क्वेश्चन आता है दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आप बताएंगे भीम प्रथम का जो सेनापति था, ये जो इसका मंत्री था विमल शाह, इसने करवाया। जो ये दिलवाड़ा मंदिर है आपका कहां स्थित है? आपके राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और क्वेश्चन बनता है दिलवाड़ा मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो यहां एक फेमस जैन मंदिर है, इसको भी आपने याद करना है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ एक लाइन को लेकर के, किसने करवाया, कहां पर करवाया, कौन सा मंदिर है, किससे संबंधित है, ये 4 प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, इसे भी आपने याद करना है। बाद में गुजरात के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक अधिकार कर लेता है और इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। एक और चीज आपको यहां पर याद करनी है, 1178 के करीब में एक और युद्ध होता है इसी सोलंकी वंश के राजा के साथ। अब की बार आता है मोहम्मद गौरी, और गौरी को पराजित करता है इसी वंश का भीम द्वितीय। उसका नाम भी आपने याद करना है। ठीक है, गौरी को भारत में सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने, जो कि इसी वंश का शासक था। ठीक है, अगला है हमारा कल्याणी के चालुक्य। चालुक्यों की एक और शाखा, इन्होंने कल्याणी पर शासन किया था। इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था तैलप। तैलप द्वितीय इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो वातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। गुजरात के चालुक्य का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। और कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक कौन है? तैलप द्वितीय। इसको आपने याद करना है। ठीक है, इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी थी मानियाखेत में, इसको भी याद करेंगे। मानियाखेत बेसिकली राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। ठीक है, जो राष्ट्रकूट वंश था इनकी राजधानी थी मानियाखेत। ये तैलप जो द्वितीय था, राष्ट्रकूट शासक, जो अंतिम राष्ट्रकूट शासक जिसका नाम था कर्क, उसको पराजित कर देता है और उनकी राजधानी पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो शुरुआती राजधानी इनकी मानियाखेत थी, बाद में इनकी राजधानी हटाकर कहां चली गई? कल्याणी में चली गई। ठीक है, तो कल्याणी के चालुक्यों ने किसको पराजित किया था? राजा कर्क को पराजित किया था। और ये कौन है? राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा। अभी हमने ऊपर दंती दुर्ग के बारे में बात करी थी, जो इस वंश का संस्थापक था। इस वंश का अंतिम राजा था कर्क। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, राजधानी मानियाखेत से हटाकर कल्याणी को किसने बनाया था? तो अपनी राजधानी को मानियाखेत से हटाकर, क्योंकि ये मुख्यतः किसकी राजधानी थी? राष्ट्रकूटों की राजधानी थी, तो यहां से हटाकर कल्याणी को बनाया सोमेश्वर प्रथम ने। सोमेश्वर प्रथम भी इस वंश का एक प्रमुख राजा था। इसको लेकर भी आपसे क्वेश्चन बनता है। इसको लेकर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनता है, जो ये सोमेश्वर प्रथम था, इसने एक तो राजधानी परिवर्तित करी और दूसरा ये चोल राजाओं से पराजित हुआ था।
इसको आपने याद करना है, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे, किस युद्ध में पराजित हुआ, किस चोल ने पराजित किया। फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद करना है, ये सोमेश्वर प्रथम जो कल्याणी के चालुक्य वंश का राजा था, चोलों से पराजित हो गया था और इसी पराजय के बाद ये तुंगभद्रा नदी में जाकर के आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, इस वंश का सबसे महान राजा कौन था? किस वंश का? कल्याणी के चालुक्य। तो इस वंश का सबसे महान राजा था विक्रमादित्य तृतीय। इसको आपने याद करना है। ठीक है, और ये विक्रमादित्य तृतीय जब इसका राज्यरोहण होता है 1076 में, तो यह एक नए संवत की शुरुआत करता है, चालुक्य विक्रम संवत की। कौन शुरू करता है? विक्रमादित्य तृतीय। एक क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया था आपसे संवत को लेकर के, तो ये वाला भी आपसे पूछा जा सकता है कि चालुक्य विक्रम संवत की शुरुआत कौन करता है, किस वंश का था और कब करी? तो आप बताएंगे विक्रम आदित्य तृतीय करता है, कल्याणी के चालुक्य वंश का था और 1076 में ये विक्रम संवत की शुरुआत करता है। ठीक है, विल्हण और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो देखिए, विल्हण और विज्ञानेश्वर ये दोनों प्रसिद्ध कवि विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में, जो विक्रमादित्य छठवां था उसके दरबार में रहते थे। इसको आपने याद करना है, ये भी इसी वंश का राजा था। और विज्ञानेश्वर को लेकर हमने परसों के वीडियो में जो हमने मध्यकालीन इतिहास के स्रोत की बात करी थी, उसमें एक रचना देखी थी, मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है ये, और इसकी रचना विज्ञानेश्वर करते हैं, जो किसके दरबारी थे? विक्रमादित्य षष्ठ के। ठीक है, और जो विल्हण हैं इन्होंने विक्रमादित्य चरित्र की रचना करी है, ये भी इसी के दरबारी थे। तो ये दोनों प्रसिद्ध कवि किसके दरबार में रहते थे? ये दोनों के दोनों विक्रमादित्य छठे के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। इस वंश के, अगर हम कल्याणी का जो चालुक्य वंश है, इस वंश के अंतिम राजा की बात करें तो इस वंश का अंतिम राजा था सोमेश्वर चतुर्थ। इसका नाम भी आपने याद करना है, हालांकि ज्यादा पूछा नहीं जाता। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने यहां पर लिखे हैं। अगला वंश है आपका राष्ट्रकूट वंश। अब यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बनते हैं। राष्ट्रकूट वंश की बात करें, इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था आपका दंती दुर्ग। ये इस वंश का संस्थापक था। ठीक है, जो वातापी का चालुक्य वंश था उसमें जो कीर्ति वर्मन द्वितीय था अंतिम राजा, उसे ये पराजित करता है और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इनकी राजधानी कहां थी? इनकी राजधानी मान्यखेत को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था, जिसे महादान यज्ञ भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, हिरण्यगर्भ यज्ञ करने वाला राष्ट्रकूट शासक कौन था? आप बताएंगे दंती दुर्ग था। ठीक है, उज्जैन में इसने इस यज्ञ को किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस यज्ञ की ये थी कि इस यज्ञ में जो प्रतिहार नरेश थे, इन्होंने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि दंती दुर्ग ने जब उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया, उसमें द्वारपाल की भूमिका किन शासकों के द्वारा निभाई गई? प्रतिहार नरेश। बाद में इन्हीं के साथ इसका त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। ठीक है, अगर हम इनके समकालीन वंश की बात करें राष्ट्रकूटों की, तो पाल और प्रतिहार इनके समकालीन वंश थे। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा कन्नड़ थी। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जो कि एक राष्ट्रकूट शासक था। इस क्वेश्चन को दो तरीके से आपसे पूछा जाता है। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अब या तो ऑप्शन में दे देगा राष्ट्रकूट शासक, या तो फिर पर्टिकुलर राजा का नाम दे देगा कृष्ण प्रथम। तो आपने दोनों याद करने हैं। पर्टिकुलर राजा का नाम पूछेगा तो आप राजा का नाम बताएंगे, नहीं तो आप वंश का नाम बताएंगे। ठीक है, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण यहां पर करवाया था। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान कन्नौज पर अधिकार किया था? तो देखिए, कल भी हमने इस बारे में बात करी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष में ये किस किस के बीच हुआ था? तो राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और पाल नरेशों के बीच में हुआ था। इसमें राष्ट्रकूटों की तरफ से सबसे पहले भाग राजा ध्रुव ने लिया था। ठीक है, प्रतिहारों की तरफ से कौन आया था? वत्सराज आया था। और पाल नरेशों की तरफ से कौन आया था? धर्मपाल आया था। जब इन तीनों की लड़ाई हुई, ध्रुव की, धर्मपाल की और वत्सराज की, तो ध्रुव ने इन दोनों को पराजित कर दिया था। इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान राष्ट्रकूटों की तरफ से पहला शासक जिसने भाग लिया वो ध्रुव था, और पहला शासक जिसने कन्नौज को जीता वो भी ध्रुव था। इसे आपने याद करना है। ठीक है,
हालांकि अंततः कन्नौज पर किसका अधिकार होता है? प्रतिहार नरेशों का अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस राष्ट्रकूट शासक ने वीर नारायण की उपाधि धारण करी थी? तो वीर नारायण की उपाधि धारण करने वाला राजा था अमोघ वर्ष। इसको आपने याद करना है। ठीक है, अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था? राष्ट्रकूट वंश का राजा था और इसने वीर नारायण की उपाधि धारण करी थी। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग ग्रंथ की रचना भी करी थी। सीधा क्वेश्चन बनेगा, कविराज मार्ग ग्रंथ किसने लिखा है? आप बताएंगे अमोघ वर्ष ने लिखा है। ठीक है, यह जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष किस धर्म को मानता था? यह जैन धर्म को मानता था। महावीर आचार्य, इसके अलावा जिनसेन और सक्तायन, ये सारे के सारे किसके दरबारी थे? ये तीनों के तीनों ये दरबारी थे अमोघ वर्ष के। ठीक है, तीनों की एक और इंपॉर्टेंट रचना है, जैसे महावीर आचार्य की बात करें, इनकी रचना है गणित सार संग्रह। जिनसेन की बात करें, इनकी रचना है आदि पुराण। और सक्तायन की बात करें, इनकी रचना है अमोघ वृत्ति। ये तीनों के तीनों किसके दरबारी थे? अमोघ वर्ष के दरबारी थे। क्वेश्चन बनता है, इसको भी आप याद करेंगे। संजन ताम्रपत्र में इसे दानशीलता में चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया गया है। तो एक ताम्रपत्र हमें मिला, संजन ताम्रपत्र, और इस ताम्रपत्र में अमोघ वर्ष को दानशीलता के विषय में चंद्रगुप्त द्वितीय से भी ज्यादा महान यहां पर बताया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है, किस ताम्रपत्र में किस राजा को किससे ज्यादा महान बताया है, पूछा जाएगा। और अमोघ वर्ष ने भी तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली थी। इसको भी याद करेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है कि इनमें से किस राष्ट्रकूट शासक ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली थी? वो था अमोघ वर्ष। ठीक है, किस राष्ट्रकूट शासक के समय अल मसूदी भारत आया था? तो अल मसूदी भारत आया था राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासन काल में। ठीक है, इसको आपने याद करना है। जो ये अल मसूदी था, इसने इंद्र तृतीय को बल्लभ राज नाम से यहां पर संबोधित किया और कहा कि यह भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा है। अल मसूदी ने इसे क्या नाम दिया? बल्लभ राज नाम दिया और कहा कि बल्लभ राज यानी इंद्र तृतीय भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक है। तकोलम की लड़ाई किनके बीच में हुई थी? तो देखिए, तकोलम की लड़ाई की अगर हम बात करें, यह होती है कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम के बीच में होती है। काफी इंपॉर्टेंट ये युद्ध था। राजा की बात करें, कृष्ण तृतीय जो कि किस वंश का है? राष्ट्रकूट का। दूसरा है परांतक प्रथम जो कि है चोल वंश का। यानी कि तकोलम की लड़ाई चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य में हुई थी और इस युद्ध में जो राष्ट्रकूट राजा थे, इनकी विजय हो गई थी। तो चोलों को इन्होंने पराजित कर दिया था। वे चोल जिन्होंने श्रीलंका को पराजित कर दिया था, वे चोल जिनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी, जिन्होंने जावा, सुमात्रा, पूरा जो एशिया वाला इलाका था उसको कवर कर लिया था, उनको किसने पराजित किया? कृष्ण तृतीय ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सी लड़ाई में? तकोलम की लड़ाई में। इसको आपने याद करना है। ठीक है, कृष्ण तृतीय इस वंश का अंतिम महान शासक था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था। कन्नड़ भाषा का एक फेमस कवि पोन्न, जिसकी रचना है शांति पुराण, वो भी इसी कृष्ण तृतीय के दरबार में रहता था। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम महान शासक तो कौन था? अंतिम महान शासक था कृष्ण तृतीय। लेकिन अगर हम अंतिम राजा की बात करें, वो था कर्क द्वितीय। और इसी कर्क को फिर पराजित कर देता है कौन? जो तैलप द्वितीय था, वो इसे पराजित कर देता है और कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर देता है। इसको आपने याद करना है। ठीक है, एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के काल में ही हुआ था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, अगला वंश है पल्लव वंश। ये भी काफी इंपॉर्टेंट वंश है। इसको लेकर भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु इस वंश का संस्थापक था। इनकी राजधानी कहां थी? कांची, कांचीपुरम जिसको कहते हैं, तमिलनाडु में इनकी राजधानी स्थित थी। ठीक है, इसके दरबार में संस्कृत के विद्वान भारवी निवास करते थे। संस्कृत के काफी फेमस विद्वान माने जाते हैं भारवी, इसी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे और इनकी रचना है किरात अर्जुनियम। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बनता है, ये रचना किसकी है? काफी फेमस महाकाव्य है, भारवी ने लिखा है, जो कि सिंह विष्णु के दरबारी थे। ठीक है, सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका जो उत्तराधिकारी था उनका नाम था महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है,
इन्होंने चैत्यकारी की उपाधि धारण करी थी, क्योंकि इन्होंने बौद्धों में जो चैत्यों की पूजा की जाती है, इसके अलावा कई सारे मंदिरों का इन्होंने निर्माण करवाया था, इसीलिए इन्होंने चैत्यकारी की उपाधि धारण करी थी। ठीक है। इसने मत्तविलास प्रहसन नामक नाटक की रचना करी थी। तो एक फेमस नाटक मत्तविलास प्रहसन, इस नाटक में इन्होंने जो भिक्षु हैं उनके ऊपर व्यंग्य यहां पर कसा था, और इस नाटक की रचना किसने करी है? महेंद्र वर्मन प्रथम ने करी है। क्वेश्चन सीधा बनेगा, इनमें से किस पल्लव राजा को चैत्यकारी कहा जाता है? किस पल्लव राजा ने मत्तविलास प्रहसन नामक नाटक की रचना करी? या फिर किस पल्लव के काल में पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत हुई? सारा आंसर होगा महेंद्र वर्मन प्रथम। ये काफी इंपॉर्टेंट घटना थी, इसलिए आपको इसे याद करना है। आगे हम देखेंगे पल्लवों की तरफ से नरसिंह वर्मन प्रथम लड़ेगा, चालुक्यों की तरफ से पुलकेशिन द्वितीय भी लड़ेगा। ठीक है। तो ये शुरुआत कहां से होती है? इसी के काल से होती है। नेक्स्ट है, किसके काल में चीनी यात्री हुएनसांग पल्लवों की राजधानी कांची में गया था? तो देखिए, हुएनसांग भी कांचीपुरम में गया था। किसके शासन काल में गया था? पल्लवों के शासन काल में, और उस समय पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम शासन कर रहे थे। ठीक है। तो हुएनसांग किसके शासन काल में पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में गया? तो आप बताएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। लगभग 640 ईस्वी के करीब हुएनसांग कांचीपुरम में आया था। जो नरसिंह वर्मन प्रथम है, यह इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। तो इनको आपने याद करना है। सीधा क्वेश्चन, पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? आप बताएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। इन्होंने वातापी के जो चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, इसको पराजित कर दिया था और वातापी कोंड की उपाधि धारण करी थी। दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? ये किया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जो पुलकेशिन द्वितीय था, ये किस चालुक्य वंश का था? वातापी के चालुक्य का। ठीक है। इसीलिए जब इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर दिया तो वातापी कोंड की उपाधि धारण कर ली। सीधा क्वेश्चन बनेगा, वातापी कोंड की उपाधि इनमें से किसने धारण करी? ऑप्शन दे देगा महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इस तरीके से। तो आपने बताना है वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम धारण करते हैं पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद। तो तीन इंपॉर्टेंट राजा जो आपको याद करने हैं, एक याद करना है पुलकेशिन द्वितीय, एक याद करना है नरसिंह वर्मन प्रथम, और एक याद करना है हर्षवर्धन। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया और नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। महाबलीपुरम में रथों का निर्माण भी इसी के काल में हुआ था। महाबलीपुरम में रथों का निर्माण किया गया है, और इनका निर्माण भी किसके काल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अब देखिए, दो राजा है इंपॉर्टेंट है, एक नरसिंह वर्मन प्रथम, एक नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों ही आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में रथों का निर्माण करवाया, पुलकेशिन द्वितीय को उसने पराजित किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया कांची में, और महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर है इसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। तो दोनों आपने मंदिर यहां पर याद करने हैं, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। इसके बाद जो राजा बनते हैं पल्लव वंश में, वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं। अंतिम महत्वपूर्ण शासक जो माना जाता है पल्लव वंश का, वो अपराजित को माना जाता है। ठीक है। यहां से आपके क्वेश्चन नहीं बनते, बस इन दो राजाओं को आपने याद करना, और महेंद्र वर्मन प्रथम जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी। ठीक है। अगला वंश है हमारा, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट वंश है चोल वंश, यानी कि चोल साम्राज्य। चोल वंश की अगर हम बात करते हैं तो चोल वंश का जो संस्थापक था वो विजयालय था। इसको आपने याद करना है। लगभग 850 ईस्वी के करीब चोल वंश की स्थापना होती है, और इस वंश का संस्थापक विजयालय था। ठीक है। जो चोल राजा थे ये पल्लवों के सामंत थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि जब कोई नया वंश स्थापित होता है तो उससे पहले वो किसके दरबार में थे या किसके सामंत थे, वो पूछा जाता है। जो ये विजयालय है ये पल्लवों का सामंत था। जैसे हमने देखा नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद कोई शक्तिशाली पल्लव राजा नहीं आता है, तो उन्हीं का एक सामंत फायदा उठाता है और एक स्वतंत्र शक्ति की स्थापना करता है चोल साम्राज्य की। ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा, चोल प्रारंभ में किसके सामंत थे? आप बताएंगे पल्लवों के सामंत थे। विजयालय किसका सामंत था? पल्लवों का सामंत था। ठीक है। इनका इतिहास मुख्यतः अभिलेखों से जाना जाता है, इसको भी याद करेंगे।
चोल राजाओं की राजधानी कहां थी? तंजौर, या जिसे तंजावुर भी कहते हैं, इसे इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, जो विजयालय है, इन्होंने तंजावुर पर आक्रमण किया, इस पर अधिकार किया, अपनी राजधानी बनाया और विजयालय ने इस विजय के बाद नरकेसरी की उपाधि भी धारण करी। तो इसको भी आपने याद करना है, किस चोल राजा ने नरकेसरी की उपाधि धारण करी थी? विजयालय ने करी थी। कब करी? जब इसने तंजौर को जीत लिया था। ठीक है, अगला है, चोल शासन को पूर्णतः स्वतंत्र किसने किया था? तो शुरुआत में ये सामंत थे, विजयालय भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हुआ था। चोल साम्राज्य स्थापित हो गया था लेकिन पूरी तरीके से नहीं। पूर्णतः स्वतंत्र कौन करता है? ये करता है आदित्य प्रथम। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगला है, पांड्य नरेश राजसिंह द्वितीय और सिंहल नरेश की संयुक्त सेना को वेल्लोर युद्ध में किस चोल राजा ने पराजित किया था? अब देखिए, जो पांड्य नरेश है और जो श्रीलंका के राजा हैं, इन दोनों ने एक संयुक्त सेना को भेजा। किसके खिलाफ? चोल राजा के खिलाफ। एक युद्ध लड़ा गया, वेल्लोर का युद्ध। इसमें कौन कौन लड़े आपस में? पांड्या और श्रीलंका एक साइड था, दूसरी तरफ चोल साम्राज्य था। इसमें विजय किसकी हुई? चोल राजा की हुई। तो किसने हराया इनको? परांतक प्रथम ने हराया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा, वेल्लोर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? आप बताएंगे पांड्य नरेश और सिंहल राजा, सिंहल यानी श्रीलंका। ठीक है, इन दोनों की संयुक्त सेना को परांतक प्रथम, ये भी चोल वंश का राजा था। ठीक है, ये पराजित कर देता है। इसके बाद ये मदुरै पर अधिकार कर लेता है और मदुरै कोंड की उपाधि धारण करता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस चोल नरेश ने मदुरै कोंड की उपाधि धारण करी? आप बताएंगे परांतक प्रथम ने करी थी। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने इसे तकोल्लम के युद्ध में पराजित किया था। अब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि वे चोल जिन्होंने जो पूरा द्वीपीय एशियाई इलाका था, जिधर आपके अलग अलग द्वीप पड़ते थे, जावा पड़ता था, सुमात्रा पड़ता था, मालदीव पड़ता था, श्रीलंका पड़ता था, उसको पूरा जीत लिया था। उनको किसने हराया? हालांकि इस समय इतने शक्तिशाली चोल नहीं बने थे, ये शुरुआत का काल है। ठीक है, तो चोलों को पराजित किया था राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण तृतीय ने। और किस चोल को पराजित किया था? इसे ही पराजित किया था। जिसने संयुक्त सेना को हरा दिया वो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से हार जाता है। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो दो युद्ध याद करना है, एक वेल्लोर का युद्ध और तकोल्लम का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में चोल राजा हार गए थे और इस हार के बाद चोलों का अवनति काल यहां पर शुरू हो जाता है। ठीक है, 953 में इसका अंत होता है इस राजा का। इसके बाद लगभग 30 साल तक चोल जो साम्राज्य था या जो चोल वंश था वो उतना शक्तिशाली नहीं रहता है। चोल शक्ति का पुनर्जीर्णोद्धार कौन करवाता है? ये करवाता है राजराज प्रथम। 30 साल के बाद जब लगभग ये राजा बनता है 985 में, चोल शक्ति का पुनः जीर्णोद्धार किसके शासनकाल में हुआ? राजराज प्रथम के शासनकाल में हुआ। इसने पांड्यों को पराजित किया, चेर और सिंहल। इन्होंने एक त्रिसंगठन बनाया था चोलों के खिलाफ, इन तीनों को पराजित कर दिया राजराज प्रथम ने। तो चोल शक्ति का जीर्णोद्धार किसके काल में हुआ? राजराज प्रथम के काल में। इसी राजराज प्रथम ने श्रीलंका का जो एक शासक था महेंद्र पंचम, ठीक है, उसको पराजित कर दिया और श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर भी अधिकार कर दिया। क्वेश्चन बनता है, श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार करने वाला राजा कौन था? राजराज प्रथम। और पूरा श्रीलंका के बारे में पूछेगा, वो था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, भूमि की पैमाइश करवाने वाला और पैमाइश के आधार पर कर निर्धारण करने वाला पहला चोल शासक भी कौन था? राजराज प्रथम था। ठीक है, तो भूमि की पैमाइश करवाने वाला और पैमाइश के आधार पे टैक्स लगाने वाला भी कौन है? पहला राजराज प्रथम है। जो ये राजराज प्रथम था यह शैव धर्म को मानता था। ठीक है, और इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, अगला है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके काल में हुआ था? तो देखिए, चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था। इसने लगभग पूरा जो दक्षिण पूर्व एशिया था उसको इसने जीत लिया था। वहां पर इसने अपने सैन्य अभियान चलवाए, यहीं पर आपका सारे जो जावा, सुमात्रा, अन्य द्वीप पड़ते थे वो यहीं पड़ते थे, सबको इसने जीत लिया था। ठीक है, तो चोल साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार इसी के काल में हुआ। श्रीलंका को भी इसने जीत लिया था। क्वेश्चन बनता है, श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र पर किसने अधिकार किया? तब आप नाम बताएंगे राजराज प्रथम। और क्वेश्चन बनेगा, श्रीलंका पर किसने अधिकार किया? तब आप बताएंगे राजेंद्र प्रथम।
और इसी के काल में सबसे ज्यादा विस्तार होता है चोल साम्राज्य का। ठीक है, जो राजेंद्र प्रथम था इसने वैदिक शिक्षा के लिए कई सारी संस्थाएं स्थापित करी थी, जिस वजह से इसे पंडित चोल भी कहा जाता है। तो इसने पंडित चोल की उपाधि भी धारण करी थी। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के बाद कौन राजा बना था? तो राजेंद्र प्रथम काफी महत्वपूर्ण राजा, सबसे ज्यादा विस्तार इसी के काल में हुआ। इसके बाद राजा बना राजधिराज प्रथम। ठीक है, जो ये राजधिराज प्रथम था इसके बारे में आपको दो बात याद करनी है, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, स्टोरी के तौर पर याद करते हुए चलें। देखिए, जो चालुक्य नरेश था सोमेश्वर, ठीक है, कल्याणी के जो चालुक्य थे उस वंश का जो राजा था सोमेश्वर, इसके साथ इसका एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में राजधिराज प्रथम मारा गया। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी था राजेंद्र द्वितीय, उसने उसी युद्ध में अपना राज्य अभिषेक करवाया। फिर कल्याणी का जो राजा था सोमेश्वर, इसको पराजित किया, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी, और फिर यह सोमेश्वर जाकर तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर लेता है। तो चोल के साथ इसका युद्ध हुआ था, जैसा हमने ऊपर देखा था। सोमेश्वर प्रथम ये चोल राजाओं से पराजित हुआ था, तो इसने राजधिराज प्रथम को तो पराजित कर दिया था, लेकिन जो राजेंद्र द्वितीय था उसने इसे पराजित कर दिया, जिसके बाद इसने आत्महत्या कर ली थी तुंगभद्रा नदी में। तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कौन सा युद्ध था? कुप्पम का युद्ध था। इसको भी आपने याद करना है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है, अंतिम चोल शासक कौन था? अंतिम चोल राजा था राजेंद्र तृतीय। इसे कहीं कहीं पर अधिराजेंद्र भी लिखा गया है। तो राजेंद्र तृतीय या अधिराजेंद्र इस वंश का अंतिम राजा था। इसके खिलाफ जनता ने विद्रोह किया था, जिस वजह से इसको गद्दी से हटना पड़ा था। ठीक है, प्रथम चोल राजा जिसमें चालुक्य वंशी रक्त था। तो चोल वंश तो खत्म हो गया, लेकिन अब एक ऐसा वंश आता है जिसमें आपके चोल और चालुक्य दोनों शामिल थे। यह वंश का पहला राजा था कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, चोल चालुक्य वंश इसे बोला गया। इसकी शुरुआत इसी राजा के साथ होती है। ठीक है, जो ये कुलोतुंग प्रथम था इसके पिता चालुक्य वंश के थे और इसकी जो माता थी वो चोल वंश की थी, इसीलिए इस वंश को चोल चालुक्य वंश भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपने इसे याद करना है, कुलोतुंग प्रथम। इसने भूमि का दोबारा से सर्वेक्षण करवाया। भूमि की माप के लिए इसने अपने पैर की छाप दी कि आप इससे भूमि को मापें, और इसने एक 72 व्यक्तियों का एक दूत मंडल चाइना के पास भी भेजा था। ठीक है, व्यापार से संबंधित ये सारे लोग थे, तो व्यापार के लिए इसने 72 व्यक्तियों का एक दल चाइना भी भेजा था। क्वेश्चन बनता है, किस शासक ने चीन के साथ व्यापार के लिए एक प्रतिनिधि मंडल 72 लोगों का भेजा था? वो था कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, अब बात करेंगे चोल शासन व्यवस्था के बारे में। यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। चोल प्रशासन में उच्च श्रेणी के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो चोल प्रशासन में जो उच्च श्रेणी का अधिकारी होता था उसे पेरुंदम बोला जाता था, और जो निम्न श्रेणी का अधिकारी होता था उसे सेरुतारम बोला जाता था। ये क्वेश्चन आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिल पाता है, तो इनको भी साथ साथ में जहां पर आपने पहले के नोट्स बनाए हैं वहां पर इनको लिखते हुए जरूर चले। तो उच्च श्रेणी के अधिकारियों को पेरुंदम और निम्न श्रेणियों को सेरुतम बोला जाता था। ठीक है, सेरुतारम। चोल साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। तो देखिए, जो चोल साम्राज्य था ये आपके प्रांतों में विभक्त था। अगर आपसे पूछेगा कितने प्रांतों में विभक्त था, आप बताएंगे 6। चोल साम्राज्य में 6 प्रांत थे। पूरा चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। अगर हम प्रशासनिक इकाइयों की बात करी तो साम्राज्य, जैसे हमने बोला, मंडलों में बटा होता था, प्रांतों में बटा होता था, जिनको मंडलम कहते थे। ये सारे प्रांत आपके कमिश्नरियों में बटे होते थे, जिनको कोट्टम या वलनाडु बोला जाता था। ये कमिश्नरी आपकी जिलों में बटी होती थी, जिनको नाडु बोला जाता था, और ये जिले आपके कई सारे गांवों में बटे होते थे, जिनको कुर्रम बोला जाता था। क्वेश्चन बनेगा अब यहां से कैसा? क्वेश्चन बनेगा, चोल काल में प्रांत को क्या कहते थे? मंडल कहते थे। चोल काल में कमिश्नरी को क्या कहते थे? कोट्टम कहते थे या वलनाडु कहते थे। चोल काल में जिलों को क्या कहते थे? नाडु। ऐसे पूछ लेगा, चोल काल में नाडु क्या था? आप बताएंगे जिला था। कुर्रम क्या था? ये गांव था। तो ये इनकी प्रशासनिक इकाई थी, इसको आपने याद करना है। प्रांतों की संख्या पूछी जाती है, 6 प्रांत इनके थे। ठीक है, अगला है चोल सैन्य व्यवस्था। चोल सैन्य व्यवस्था की बात करें, चोल सेना छावनियों में रहती थी
इस छावनियों को कड़गम बोला जाता था। सीधा क्वेश्चन बनेगा, चोल काल में सेना जिन छावनियों में रहती थी उसे क्या कहते थे? इसे कड़गम बोला जाता था। ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, चोल काल में सैन्य छावनियों को क्या कहते थे? चोल काल में कड़गम क्या था? इस तरीके से। ठीक है, चोल शासन व्यवस्था को लेकर के, इनकी प्रशासनिक इकाइयों को लेकर के, टैक्स व्यवस्था को लेकर के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। इनकी नौसेना काफी ज्यादा शक्तिशाली थी। जो चोल वंश था, क्वेश्चन बनता है निम्न दक्षिण भारत के वंशों में सबसे शक्तिशाली नौसेना किसके पास थी? चोल वंश के पास थी। ठीक है, राजा के जो अंगरक्षक होते थे, जो विश्वसनीय सैनिक होते थे, जो राजा के एक आदेश पर तुरंत अपने प्राण तक त्याग देते थे, इनको क्या बोला जाता था? इनको वल्लेकार या वेडेकार बोला जाता था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, सैनिकों को उनके शौर्य प्रदर्शन के लिए दी जाने वाली भूमि को रक्त कोड़गय बोला जाता था। इसको भी याद करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चोल राजस्व व्यवस्था की। चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था? तो चोल साम्राज्य में आय का प्रमुख साधन था भूमि कर। ठीक है, भू राजस्व को कड़माप या कुड़ीमय कहा जाता था। तो चोल काल में भू राजस्व को क्या कहते थे? कड़माप या कुड़ीमय। यह उपज का कितना होता था? 1/3 होता था। तो चोल काल में भूमि कर कितना होता था? 1/3 होता था। ठीक है, चोल काल में भूमि के प्रकार। तो चोल काल में भूमि के अलग अलग प्रकार थे। तो चोल काल में भूमि के अगर हम प्रकारों की बात करें, एक होती थी आपकी ब्रह्मदेव भूमि। ब्रह्मदेव भूमि क्या होती थी? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। सीधा क्वेश्चन बनेगा, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? यह कहलाती थी ब्रह्मदेव। एक होती थी देवदान। मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को देवदान भूमि बोला जाता था। एक होती थी शलभोग या शाला भोग। ठीक है, ये क्या होती थी? ये बहुत बार आती है पेपर में। किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि, यानी कि किसी स्कूल के रख रखाव के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी उसको बोला जाता था शाला भोग। एक होती है वेलन वगाई। जो गैर ब्राह्मण किसान होते थे उनकी भूमि को बोला जाता था वेलन वगाई, या जो उनको भूमि दी जाती थी उसे वेलन वगाई बोला जाता था। ठीक है, पल्ली चंदम की बात करें तो जैन संस्थानों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे पल्ली चंदम बोला जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भूमि के प्रकार जो आपको याद करने हैं। ठीक है, भूमि माप की इकाई क्या थी? तो चोल काल में भूमि इकाई की माप थी वेली। वह भूमि जिससे मिलने वाले राजस्व को अलग से ग्राम जलाशय के लिए रखा जाता था। तो ऐसी भूमि जिससे जितनी भी इनकम होती थी उसके पैसे को अलग रखा जाता था गांव के जलाशय के रख रखाव के लिए, उसे एरी पत्ती बोला जाता था। ठीक है, शिक्षा के लिए दिए गए भूमि अनुदानों को क्या कहा जाता था? तो शिक्षा के लिए जो भूमि अनुदान दिए जाते थे उस प्रोसेस को भोगम बोला जाता था। ठीक है, और जो विद्यालय थे उनके रख रखाव के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उसे शाला भोग बोला जाता था। ठीक है, ब्राह्मणों को दी गई भूमि कर मुक्त भूमि, उसे चतुर्वेदी मंगलम बोला जाता था। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चोल अभिलेखों में प्रयुक्त प्रमुख करों के लिए शब्द। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं चोल काल के, क्वेश्चन बन जाता है। चोल काल में द्वार कर क्या होता था? वृक्ष कर क्या होता था? राजस्व कर क्या कहलाता था? ठीक है, तो चोल काल में राजस्व कर के लिए आयाम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जो टैक्स लगता था उसके लिए कड़ईरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जो द्वारकर लगता था उसके लिए वाशपलिरम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आजीविकों पर भी टैक्स लगता था, उस पर आजीविक काशु टैक्स उसे बोला गया है। पेड़ों पर टैक्स लगता था, मर मजाड़ी इसको बोला जाता था। क्वेश्चन बनेगा, चोल काल में मर मजाड़ी क्या था? आप बताएंगे एक प्रकार का टैक्स था। किस प्रकार का था? तो वृक्षों पर लगने वाला टैक्स था। गृह कर इस पे भी लगता था, मनईरे। ग्राम सुरक्षा कर भी था, पड़िक्कावल। व्यवसाय कर मगर में इसे बोला जाता था। इसका भी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, चोल काल में मगर में क्या था? आप बताएंगे यह एक व्यवसाय कर था। ठीक है, चोल काल में सुनार, लुहार, धोबी आदि व्यापारिक समुदाय को क्या कहा जाता था? तो जो व्यापारिक समुदाय होते थे चोल काल में इनको कलने बोला जाता था। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो व्यापारिक क्षेत्र होते थे उनके लिए नगरम बोला जाता था। जो व्यापारिक लोगों की सभा होती थी उसे भी नगरम बोला जाता था। ठीक है, नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन होते थे जिनको वाणिज्य बोला जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है चोल काल की जो आपसे पूछी जाती है। मानक सिक्का क्या कहलाता था?
तो चोल काल में मानक सिक्के को कलंजू या कल्याणजू बोला जाता था। क्वेश्चन बनेगा चोल काल में मानक सिक्का क्या कहलाता था? कलंजू कहलाता था। दक्षिण भारत मंदिरों के साथ संबंध विद्यालयों को क्या कहते थे? तो इन विद्यालयों को, ऐसे विद्यालय जो मंदिरों से जुड़े हुए थे, उन्हें घटिका बोला जाता था। ठीक है। अब चोलों का जो स्थानीय प्रशासन है, ये तो हमने उनकी पूरी व्यवस्था के बारे में देखा, टैक्स प्रणाली के बारे में देखा, भूमि के प्रकार देखे। अब बात करेंगे चोलों के स्थानीय प्रशासन के बारे में। चोल प्रशासन की उनकी जो विशेषता थी वो था उनका स्थानीय प्रशासन। ठीक है, यानी कि चोल काल में राजा होता था, राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि शक्ति का केंद्रीकरण होता था। कई सारे ग्रामों को शक्तियां दी गई थी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था, स्वशासन वहां पर चलता था। ठीक है, इसका उल्लेख उत्तर मेरु अभिलेख में हमें मिलता है। ठीक है, इनके स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो चोल काल में जो ग्रामीण होते थे उनमें हमें दो प्रकार की संस्थाएं देखने को मिलती है। चोल ग्रामों में दो प्रकार की संस्थाएं होती थी, एक होती थी उर और एक होती थी आपकी सभा, जिसे महासभा भी कहा जाता है। जो उर होती थी यह सामान्य लोगों की संस्था थी। ठीक है, जो ग्रामीण, हम स्थानीय प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं, स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट संस्थाएं थी, एक थी आपकी उर, एक थी आपकी सभा, महासभा। जो उर संस्था थी इसमें सामान्य लोगों को शामिल किया जाता था, सभी जो ग्रामीण होते थे वो इसमें शामिल होते थे, यानी कि गांव का हर व्यक्ति इसका सदस्य होता था उर का। जबकि अगर हम सभा की बात करें तो ये अग्रहार ग्रामों में होती थी। ठीक है, अग्रहार क्या होता था? ब्राह्मणों को दान में दिए जो गांव होते थे उनको अग्रहार बोला जाता था। तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। ऐसे गांव जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए हैं उनकी सभा होती थी, सभा महासभा, जहां केवल सारे ब्राह्मण रहते हैं, या फिर जो पूरा उनका ग्राम है उसके अंदर जो सीनियर ब्राह्मण हैं, जो सारे महत्वपूर्ण ब्राह्मण हैं, वो इसमें शामिल होते थे, जिनके पास अग्रहार होती थी, जिनके पास दान में दी गई भूमि होती थी। तो सिर्फ इतना याद करना है, उर में सभी व्यक्ति शामिल होते थे, सभा या महासभा में केवल ब्राह्मण शामिल होते थे, और जो तीसरी संस्था मानी जाती है इनमें एक इंपॉर्टेंट, नगरम, इसमें केवल व्यापारिक जो लोग होते थे वो शामिल होते थे। ठीक है, यह भी क्वेश्चन यहां से बन जाता है। सभा के कार्य के लिए कुछ समितियां बनी होती थी। जो ये सभा नामक संस्था थी, इसके काम करने के लिए कुछ समितियां बनाई जाती थी और ये समितियों के माध्यम से ही काम होता था। इन समितियों को वारियम बोला जाता था। क्वेश्चन बन सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, जैसे क्वेश्चन बनेगा तोटवारियम किसकी समिति थी? ये उद्यान समिति थी, उद्यानों से रिलेटेड थी। एरिया वारियम ये आपकी सिंचाई तालाब से संबंधित थी। पोनवारियम ये आपका मुद्रा नियमन से संबंधित थी। संवत्सर वारियम ये आपकी वार्षिकी समिति थी। इन चारों को आपने याद करना है। यूकेपीएससी ने एग्जाम में पूछा था चोल काल में इनमें से किस समिति का कार्य उद्यान प्रबंधन था, यानी उद्यान समिति के बारे में पूछा गया था, उसका आंसर तोट वारियम था। ठीक है, इन चारों को आपने याद करना है। व्यापारी समुदाय की सभा भी थी, जैसे हमने बात करी है, उसे नगरम बोला जाता था। चोलकालीन समाज की बात करें तो समाज में वर्ण व्यवस्था थी। चोल समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ठीक है, तो इसको भी आपने याद करना है। चोल समाज कितने वर्गों में था? दो वर्गों में। वर्ण व्यवस्था भी यहां पर थी, लेकिन मुख्यतः ये दो वर्गों में बटे थे, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ठीक है, व्यवसायिक आधार पर वर्ग का विभाजन भी यहां पर हमें मिलता है। इनमें वलंगई और इड़ंगई इनको बोला जाता था। तो व्यवसायिक आधार पर यानी व्यापार के आधार पर भी हमें वर्गों का वर्गीकरण यहां पर मिलता है। इसमें एक वर्ग था वलंगई और एक वर्ग था इड़ंगई। ठीक है, जो कृषि से जुड़े हुए थे, जिनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, वो वलंगई वर्ग में आते थे, और जो आपके मजदूर थे, शिल्पकार थे, वो इस वर्ग में आते थे। इनको विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे, इनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो ये था चोल साम्राज्य, उनका स्थानीय प्रशासन के बारे में हमने बात करी। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर आपके एमसीक्यूज हैं, उनको यहां पर देखते हैं। तो लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट वंशों को हमने यहां पर देखा है। इस सिंगल वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट नोट्स के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया। अब एमसीक्यूज को यहां पर कवर करेंगे, इससे आपके और ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? सीधा क्वेश्चन, आप बताएंगे ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, क्योंकि वहां पर स्थानीय स्वशासन चलता था। ठीक है, चोल काल में वेल्लाल क्या होते थे?
तो चोल काल में जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको वेल्लाल बोला जाता था। इसको भी आपने याद करना है, नया क्वेश्चन है, नोट करते हुए चले। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वार्यम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो ये अलग अलग एग्जामों में आया है, यूके पीएससी ने भी इसको पूछा है। तो कौन देखता था उद्यान प्रशासन का कार्य? आप बता देंगे टोट वार्यम। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। चोलों के शासन काल में श्रीलंका और दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था? तो वो बंदरगाह था आपका कैंटोन बंदरगाह। ठीक है। चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कौन सी मूर्ति किस कला का उदाहरण मानी जाती है? तो यहां पर थोड़ा सा करेक्ट करना, यहां पर होगा प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति। ठीक है। तो चतुर्भुज नटराज की फेमस कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? यह आपकी चोल कला का उदाहरण है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है। जेजा भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो ऊपर हमने इसके बारे में बात करी थी, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था प्रसिद्ध? आप बताएंगे चोल साम्राज्य। ठीक है। चोल शासक का नाम बताएं जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करी थी। तो मैंने आपको बोला 2 बार ऊपर उत्तरी भाग के बारे में पूछेगा तो आप आंसर करेंगे राजराज प्रथम। ठीक है। चोल राजाओं में किस एक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी? अब पूरे श्रीलंका की बात हो रही है, अब आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो इस युद्ध के बारे में भी हमने बात करी थी, चोल और राष्ट्रकूट के मध्य में हुआ था। ठीक है। नवीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? ये चोल साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? विजयालय करता है। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो ग्रामीण प्रशासन के लिए फेमस था चोल साम्राज्य। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे शिलालेखों में मिले हैं, वे कहाँ हैं? तो कहां से हमें इनके ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है? आपको याद होगा, आपने ऊपर पढ़ा था उत्तर मेरु अभिलेख से। ठीक है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो 72 व्यापारी यानी कि जो 72 व्यक्तियों का एक दल था, चीन में भेजा था किसने? कुलोतुंग प्रथम ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं इन वंशों को लेकर के। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो हमारी सीरीज है दृष्टि क्विक बुक फैक्ट सीरीज, भाग 3 हमने यहां पर कवर किया। कई सारे इंपॉर्टेंट वंशों को हमने देखा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पे कवर किया। इन लाइनर्स के साथ, इन फैक्ट्स के साथ ऐसे ही एमसीक्यूज आपके बनते हैं, किसी भी लाइन को लेकर एग्जामिनर आपका क्वेश्चन बना देता है। उम्मीद करता हूं आपके ये सारे वंश यहां पर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज का वीडियो आपको पसंद यहां पर आया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारी इस सीरीज का, उसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद गौरी से शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट वंश हैं आपके, उनके बारे में हम बात कर जाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।